चलिए, आज की बात एक कहानी से शुरू करते हैं। टेक की दुनिया में इसे कहते हैं डेवलपमेंट हेल। सोचिए, एक टीम है। एक डेवलपर बेंगलुरु में सुबह 9 बजे काम शुरू कर रहा है, दूसरा मनीला में, तीसरा लंदन में और चौथा कैलिफोर्निया में। सब अपना अपना कोड लिख रहे हैं और दिन के आखिर में उसे एक सेंट्रल जगह पर डाल देते हैं। नतीजा, सुबह पता चलता है कि किसी के कोड ने दूसरे का कोड तोड़ दिया है। अब शुरू होती है जासूसी। किसकी गलती थी? बग्स की लिस्ट लंबी होती जा रही है, प्रोजेक्ट की डेडलाइन दूर भाग रही है और टीमें एक दूसरे पर उंगलियां उठा रही हैं। मतलब एक कभी न खत्म होने वाला सिरदर्द। आज हम इसी जहन्नुम से निकालने वाले एक टूल पर बात करेंगे। एक ऐसा नाम जो CI/CD यानी कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिलीवरी की दुनिया में किसी पुराने बरगद के पेड़ की तरह खड़ा है, जेनकिंस। बिल्कुल। और आज के दौर में जहां हर हफ्ते कोई नया चमचमाता हुआ टूल आ जाता है, जेनकिंस की जड़ें आज भी उतनी ही गहरी हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद ये समझना है कि आखिर ये जेनकिंस है क्या भला, इसने उस डेवलपमेंट हेल की आग को कैसे बुझाया, और सबसे बड़ी बात, आज भी ये डेवऑप्स टीमों के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। हम अपने स्रोतों के आधार पर इसकी असली ताकत, इसकी चुनौतियों और इसके असर की गहराई से पड़ताल करेंगे। तो उस डेवलपमेंट हेल से बाहर निकलने का रास्ता क्या था? मुझे याद है पुराने दिनों में वो नाइटली बिल्ड का बहुत जिक्र होता था। हाँ, और वो नाइटली बिल्ड ही असल में समस्या की जड़ थी। उसका मतलब था कि सुबह ऑफिस आकर सबसे पहला काम होता था ये देखना कि आज रात बिल्ड टूटा या नहीं। अगर टूट गया तो पूरा दिन इसी जासूसी में निकल जाता था कि गलती किसकी थी। कॉफी पर लड़ाइयाँ हो जाती थीं। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन यानी CI ने हमें इस रोज रोज के जासूसी वाले काम से बचाया। तो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन ने ऐसा क्या बदल दिया? उसने पूरी सोच ही बदल दी। अब डेवलपर्स को दिन के आखिर तक रुकने की जरूरत नहीं है। जैसे ही उन्होंने कोड का एक छोटा सा हिस्सा पूरा किया, वे उसे फौरन सेंट्रल रिपोजिटरी में डाल देते हैं और यहीं पर जेनकिंस जैसा CI सर्वर अपना जादू दिखाता है। वो उस नए कोड को तुरंत उठाता है, उसे पूरे सिस्टम के साथ जोड़कर बिल्ड करता है और उस पर हजारों ऑटोमेटेड टेस्ट चला देता है। अच्छा। इसका मतलब फीडबैक तुरंत मिल जाता है। अगर मेरे कोड में कोई गड़बड़ है तो मुझे 5 मिनट में पता चल जाएगा, 24 घंटे बाद नहीं। और तब तक सिर्फ मैंने ही वो कोड देखा है, तो गलती ठीक करना आसान है। इसे ही ब्रेकिंग द बिल्ड से बचना कहते हैं ना? एकदम सही। और इससे डेवलपर्स का बहुत समय बचता है, क्योंकि उन्हें सारे टेस्ट अपनी लोकल मशीन पर नहीं चलाने पड़ते, जो बहुत धीमे हो सकते हैं। वो अपना काम करते रहते हैं और जेनकिंस बैकग्राउंड में उनके लिए सब करता रहता है। ठीक है, तो जेनकिंस इस पूरी ऑटोमेशन की कहानी का हीरो है। अगर हम इस प्रक्रिया को एक ऑटोमेटेड किचन की तरह देखें तो ये कैसे काम करती है? मान लीजिए एक डेवलपर ने कोड रूपी सब्जी दी, उसके बाद क्या होता है? बढ़िया एनालॉजी है। तो इस ऑटोमेटेड किचन यानी जेनकिंस पाइपलाइन के कुछ तयशुदा चरण होते हैं। पहला है कमिट। शेफ यानी डेवलपर ने अपनी तैयार की हुई सब्जी मतलब कोड किचन के काउंटर पर रख दी। और वो काउंटर है गिट रिपोजिटरी। बिल्कुल। अब यहां से जेनकिंस का काम शुरू होता है। दूसरा चरण है बिल्ड। जेनकिंस, जो कि किचन का मास्टर रोबोट है, फौरन उस सब्जी को उठाता है और उसे पकाने की तैयारी शुरू कर देता है। यानी वो कोड को कंपाइल करके एक चलने लायक सॉफ्टवेयर बनाता है। इसके लिए वो मेवन जैसे दूसरे रोबोट्स यानी प्लगइन्स की मदद ले सकता है। और खाना पकाने के बाद क्वालिटी चेक तो होगा ही। यकीनन। तीसरा और बहुत जरूरी चरण है टेस्ट। अब इस तैयार डिश पर कई तरह के ऑटोमेटेड टेस्ट होते हैं। क्या इसका स्वाद ठीक है, मतलब यूनिट टेस्ट। क्या यह सही तापमान पर है, यानी परफॉर्मेंस टेस्ट। यहाँ तक कि कोड लिखने का तरीका सही है या नहीं, यह भी जांचा जाता है। और अगर ये क्वालिटी चेक पास हो गया तो हम चौथे चरण पर पहुंचते हैं, स्टेज। ये एक तरह से फाइनल ड्रेस रिहर्सल है। डिश को एक खास प्लेट में सजाकर रखा जाता है, जो बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसी ग्राहक को परोसी जाएगी। सब कुछ असली जैसा है, लेकिन अभी तक दर्शकों के लिए दरवाजे नहीं खोले गए हैं। और फिर आता है ग्रैंड फिनाले, डिप्लॉय। एकदम। जैसे ही डायरेक्टर को लगता है कि रिहर्सल परफेक्ट है, वो डिप्लॉय का बटन दबा देते हैं और पर्दा उठ जाता है। डिश वेटर यानी सर्वर के जरिए ग्राहक की केबल तक यानी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट तक पहुंच जाती है। यह पूरी प्रक्रिया कोड लिखने से लेकर ग्राहक तक पहुंचाने तक CI/CD कहलाती है।
कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन कोड को जोड़ने और टेस्ट करने का काम है, और कंटिन्यूअस डिलीवरी उसे ग्राहक तक पहुंचाने का। एटसी जैसी कंपनियां इसी ऑटोमेशन की वजह से अपनी वेबसाइट के दिन में 50 से ज्यादा वर्जन रिलीज कर पाती हैं। 50 बार? ये तो कमाल है। लेकिन अब गिटलैब CI/CD, सर्कल CI, गिटहब एक्शंस जैसे कई नए और आधुनिक शेफ बाजार में आ गए हैं। फिर भी जेनकिंस, जो थोड़ा पुराना लगता है, उसकी लोकप्रियता कम क्यों नहीं हुई? मुझे पता चला कि इसकी शुरुआत तो हडसन नाम से हुई थी, जिसे बाद में ओरेकल ने खरीद लिया। जब कीम को लगा कि ओरेकल इसे अपने हिसाब से चलाएगा, तो उन्होंने कोड की एक कॉपी बनाकर उसे जेनकिंस नाम दे दिया। ये अपने आप में ओपन सोर्स की ताकत की एक बड़ी कहानी है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जेनकिंस की यही विरासत और ओपन सोर्स वाली आत्मा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसकी प्रासंगिकता के 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला और सबसे जरूरी है इसका विशाल इकोसिस्टम और प्लगइन्स। तो इसका मतलब ये है कि जेनकिंस की असली ताकत जेनकिंस खुद नहीं, बल्कि वो हजारों छोटे-छोटे टूल्स हैं जो समुदाय ने इसके लिए बनाए हैं। ये एक तरह से एक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा है, जिसकी असली कीमत उसके ऐप्स में है। क्या बात है, बिल्कुल सही एनालॉजी है। जेनकिंस एक खाली कैनवस की तरह है और प्लगइन्स आपके रंग हैं। आप जैसी चाहे वैसी तस्वीर बना सकते हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप चाहते हैं कि जब भी कोई कोड टेस्ट में फेल हो, तो आपकी टीम के स्लैक चैनल पर एक लाल बत्ती वाला मैसेज अपने आप चला जाए। इसके लिए आपको कोई जटिल स्क्रिप्ट नहीं लिखनी। आप बस जेनकिंस में स्लैक प्लगइन ढूंढकर इंस्टॉल करते हैं, अपने चैनल का नाम डालते हैं और काम हो गया। यही प्लगइन्स की ताकत है। समझ गया। ये इसे एक स्विस आर्मी नाइफ बना देता है। एकदम यही वजह है कि जब कोई नई तकनीक आती है तो गिटलैब को उसे सपोर्ट करने के लिए अपनी पूरी टीम लगानी पड़ती है, जबकि जेनकिंस के लिए समुदाय का कोई एक डेवलपर एक प्लगइन बनाकर उस कमी को पूरा कर देता है। यही इसका दूसरा स्तंभ है, ओपन सोर्स और लचीलापन। और इस विशाल समुदाय का एक और फायदा भी होगा, मदद आसानी से मिल जाती होगी। लेकिन एक बड़ा समुदाय होने का एक नुकसान भी तो है। आपको 10 साल पुराने फोरम पोस्ट मिलते हैं जिनके जवाब अब काम नहीं करते। इस जानकारी के समंदर में एक नया यूजर सही रास्ता कैसे ढूंढे? आपका सवाल बहुत वाजिब है और ये एक चुनौती है, लेकिन यही इसका तीसरा स्तंभ भी है, मजबूत सामुदायिक समर्थन। हाँ, पुरानी जानकारी मिल सकती है, लेकिन सक्रिय समुदाय का मतलब है कि नए ट्यूटोरियल्स, ब्लॉग और वीडियो लगातार बन रहे हैं। जेनकिंस का डॉक्यूमेंटेशन बहुत विस्तृत है। किसी भी मुश्किल में फंसने पर मदद मिलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, जो कि किसी बंद प्रोप्राइटरी टूल में अक्सर नहीं होता। और चौथा स्तंभ क्या है? चौथा स्तंभ है एंटरप्राइज उपयोग और लेगेसी सिस्टम के साथ अनुकूलता। बड़ी बड़ी कंपनियां, खासकर बैंक्स, इंश्योरेंस या ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, जिनके पास 20-30 साल पुराने सिस्टम भी चल रहे हैं, वो जेनकिंस पर भरोसा करती है। जेनकिंस उन पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ भी आसानी से बात कर लेता है, जिससे कंपनियों को अपना पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक रात में बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। वो धीरे धीरे अपने सिस्टम को मॉडर्नाइज कर सकती हैं। ये जो असीम लचीलापन और हजारों प्लगइन्स वाली बात है, ये सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुझे लगता है कि यहीं पर एक जाल भी हो सकता है। जब आपके पास हजारों विकल्प होता है, तो सही विकल्प चुनना और उसे सही तरीके से सेटअप करना, वो अपने आप में एक सिरदर्द बन सकता है ना। आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली, और यही जेनकिंस की सबसे बड़ी चुनौती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। पहली चुनौती है जटिल सेटअप और रखरखाव। एक नए यूजर के लिए इसे शुरू करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आपको ये समझना पड़ता है कि कौन से प्लगइन्स आपके काम के हैं और उन्हें कॉन्फ़िगर कैसे करना है। और इसे चलाने के लिए शायद रिसोर्सेज भी ज्यादा लगते होंगे। हाँ, ये दूसरी चुनौती है। इसे चलाने के लिए काफी तगड़ा सर्वर चाहिए होता है, खासकर जब आप बड़े पैमाने पर काम कर रहे हों। और तीसरी चुनौती है इसका वो सीखने में कठिनाई वाला पहलू। इसके अनगिनत प्लगइन्स और कॉन्फ़िगरेशन को समझने में समय लगता है। ये प्लग इन प्ले वाला टूल नहीं है। इसके आर्किटेक्चर के बारे में भी कुछ बताइए। ये इतने सारे काम एक साथ कैसे मैनेज करता है? इसका आर्किटेक्चर मास्टर स्लेव, या जिसे अब मास्टर एजेंट मॉडल कहते हैं, उस पर काम करता है। एक जेनकिंस मास्टर सर्वर होता है जो हेड शेफ की तरह होता है। वो सारे कामों की निगरानी करता है। और फिर कई स्लेव या एजेंट मशीनें होती हैं जो छोटे छोटे शेफ की तरह होती हैं, जिन्हें मास्टर काम सौंपता है।
मान लीजिए आपको अपना सॉफ्टवेयर विंडोज, मैक और लिनक्स तीनों पर एक साथ टेस्ट करना है, तो मास्टर एक एक करके करने के बजाय तीनों काम 3 अलग-अलग स्लेव मशीनों को एक साथ दे देगा। इससे काम बहुत तेजी से होता है। तो अगर हम इसकी तुलना दूसरे टूल से करें तो एक टीम को जेनकिंस कब चुनना चाहिए और कब नहीं? देखिए, हर टूल एक खास मकसद के लिए बना है। अगर आप एक छोटी स्टार्टअप हैं और आपका सारा काम गिटहब पर है, तो ट्रैविस CI या गिटहब एक्शंस आपके लिए बने हैं। वो गिटहब से ऐसे जुड़ते हैं जैसे दोनों एक ही कंपनी ने बनाए हों, बहुत आसान और सुव्यवस्थित। दूसरी तरफ एटलासियन का बैम्बू उनके बाकी टूल्स जैसे जीरा और बिटबकेट के साथ बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन अगर आप एक बड़ी बैंक है जिसके पास 20 साल पुराना कोई मेनफ्रेम सिस्टम भी है और एक नया मोबाइल ऐप भी, तो जेनकिंस के अलावा शायद ही कोई और टूल होगा जो इन दोनों अलग-अलग दुनियाओं के बीच पुल बना सके। जब आपको बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन चाहिए, तब जेनकिंस का कोई मुकाबला नहीं। ये सब थ्योरी में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या हमारे पास कोई असल दुनिया का उदाहरण है जहां जेनकिंस ने आकर सच में कोई बड़ा बदलाव किया हो? बिल्कुल। ऑटोमोटिव कंपनी बॉश का केस स्टडी बहुत प्रभावशाली है। अच्छा, बॉश। मैं सोच रहा था कि बॉश जैसी बड़ी कंपनी जो दशकों से बेहतरीन कार हार्डवेयर बनाने के लिए जानी जाती है, उसे सॉफ्टवेयर की दुनिया में इतनी तेजी से आगे बढ़ने में कितनी मुश्किल हुई होगी। ये तो पूरी कंपनी की सोच बदलने जैसा है। और यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी। पिछले 10-15 सालों में कारें हार्डवेयर से ज्यादा सॉफ्टवेयर पर चलने लगी हैं। टेस्ला ने ये साबित कर दिया कि कार एक कंप्यूटर है जिसके पहिए लगे हैं। बॉश को एहसास हुआ कि उनका पारंपरिक सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका बहुत धीमा और बोझिल है। बिल्ड करने, उसे अलग-अलग हार्डवेयर पर डिप्लॉय करने और फिर टेस्ट करने में बहुत ज्यादा मैनुअल काम लगता था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एंटरप्राइज जेनकिंस प्लेटफॉर्म, जिसे क्लाउडबीज कहते हैं, को अपनाया। उनका एक ही लक्ष्य था, ऑटोमेशन। वो बिल्डिंग, डिप्लॉइंग और टेस्टिंग जैसे हर मैनुअल काम को खत्म करना चाहती थीं, ताकि उनके इंजीनियर सिर्फ बेहतरीन कोड लिखने पर ध्यान दे सकें। और नतीजे कैसे रहे? नतीजे हैरान करने वाले थे। जो बिल्ड की प्रक्रिया, जिसमें कोड को तैयार करने से लेकर टेस्टिंग तक शामिल थी, पहले 3 दिन लेती थी, वो अब 3 घंटे से भी कम में पूरी होने लगी। 3 दिन से 3 घंटे? ये तो जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। और इसका असर सिर्फ स्पीड पर नहीं पड़ा, पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो गई। जेनकिंस एक सेल्फ ऑडिटिंग सिस्टम बन गया, यानी हर कदम का रिकॉर्ड अपने आप दर्ज हो रहा था। इससे स्थिरता आई और बड़े पैमाने पर डिप्लॉयमेंट समय पर होने लगे। टीम को हर पल पता होता था कि कौन सा कोड कहाँ है और किस स्टेज में है। तो आज की इस गहरी बातचीत से ये साफ है कि जेनकिंस सिर्फ एक टूल नहीं है। इसने डेवलपमेंट हेल की अराजकता को कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के जरिए एक व्यवस्थित और ऑटोमेटेड प्रक्रिया में बदल दिया है। इसकी असली ताकत इसके लचीलेपन, हजारों प्लगइन्स के इकोसिस्टम और एक मजबूत समुदाय में है, जो इसे आज भी नए जमाने के चमकते हुए टूल्स के सामने एक हैवीवेट दावेदार बनाए रखती है। और टीमों के लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि सबसे अच्छा टूल जैसा कुछ नहीं होता। सही टूल का चुनाव आपकी टीम की विशेषज्ञता, प्रोजेक्ट की जटिलता और आपके मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। जेनकिंस आज भी उन बड़ी कंपनियों और टीमों के लिए एक बेजोड़ विकल्प है जिन्हें विरासत में मिले सिस्टम्स के साथ काम करना है और जिन्हें अपने वर्क फ्लो पर पूरा कंट्रोल और कस्टमाइजेशन चाहिए। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज की तेज रफ्तार तकनीकी दुनिया में एक टीम के लिए क्या ज्यादा कीमती है? जेनकिंस जैसी असीम अनुकूलन क्षमता जिसमें थोड़ी जटिलता भी शामिल हो, या फिर नए टूल्स जैसी सुव्यवस्थित सादगी जिसमें शायद थोड़ा लचीलापन कम हो? किसी संगठन का इस सवाल का जवाब उसकी अपनी संस्कृति, उसकी महत्वाकांक्षा और भविष्य के बारे में उसकी सोच के बारे में क्या बताता है?